सबसे पहले तो मैं श्री खड़गे साहब को, जब आप अध्यक्ष बन रहे थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी पदभार मुक्त हो रही थी, हिमाचल प्रदेश में चुनाव चला हुआ था। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से और खड़गे साहब के दिशा निर्देश से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में थे। जब हमने उनसे अनुरोध किया तो वो यात्रा बीच में छोड़कर नहीं आ सकते थे। हमने श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध किया। प्रियंका जी ने कहा, मैंने कहा, हमारे सभी कांग्रेस जनरल, जिसमें प्रदेश की अध्यक्षा भी थी, सबने श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध किया कि आपका पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई घर नहीं है, आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में घर है। आप कृपया करके इस चुनाव प्रचार में हमें दिशा दीजिए। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमारे चुनाव प्रचार की कमान संभाली, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई, उसमें मुख्य श्रेय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, इसकी जीत बड़ी है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 97% है, 97% है। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हमने जब ये देखा, एक रणनीति बनी कि किस प्रकार जो हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको इसी प्रदेश में किस प्रकार से हमें चुनावों में शिरकत देनी है। प्रियंका गांधी जी ने दिशा निर्देश तय किए और आज उस 97% हिंदू विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। आज सुबह एक पत्रकार महोदय मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, कह रहे थे कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या कांग्रेस को कितना फायदा होगा और क्या राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने उन पत्रकार महोदय का सवाल सुना। मैंने कहा, राहुल गांधी जी की भावना को सोचो, देखो, परखो। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं। उनके परिवार ने तो इस देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। और जब राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 2009 में जब श्री मनमोहन सिंह जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनसे कहा था, आप आइए और आप प्रधानमंत्री की कुर्सी का पद संभालिए, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं प्रधानमंत्री का कुर्सी का पद नहीं संभालूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करूंगा। ये तो वो परिवार है। जब सोनिया गांधी जी को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में लाखों एमपी संसद सदस्य कह रहे थे कि आप उठिए, देश के प्रधानमंत्री की कमान संभालिए, उस समय सोनिया गांधी जी ने सिर्फ ये कहा कि मुझे एक रात सोचने का वक्त दीजिए। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस देश की प्रधानमंत्री का जो उनको सहयोग था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आप याद कीजिए कि उस रात मैडम सोनिया गांधी के मन में किस प्रकार के विचार आ रहे होंगे। क्या मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनूं? लेकिन अगले दिन आकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं इस देश के सभी सांसद सदस्यों का सम्मान करती हूं, मैं हिंदुस्तान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जन की भावनाओं का सम्मान करती हूं,
मैं इस प्रधानमंत्री के पद का त्याग करती हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के रूप में इस देश की सेवा करूंगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए आंदोलन करती है, यात्राएं करती है, राहुल गांधी जी उसके प्रेरणा स्रोत है। क्या जरूरत पड़ी थी राहुल गांधी जी को कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक करे? आज जब हम पक्की सड़क पर चलते हैं तो 10 किलोमीटर बाद भी पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चलने की क्षमता खो जाती है। वो तो देश के प्रधानमंत्री के बेटे हैं थे, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते थे। क्या जरूरत पड़ी, क्यों चले वो अगर देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 2009 में बन जाते। नहीं, उनकी भावना और उनकी सोच को हम सब कांग्रेस सलाम करते हैं कि उनके मन में सोच आई कि इस समाज में इंसानियत कमजोर होती जा रही है, हिंदुस्तान के समाज में भाईचारा कमजोर होता जा रहा है। तो मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने देश की सेवा को सर्वोपरि रखा है, देश के लिए कुर्बानी होने के लिए सर्वोपरि रखा है। तो मुझे मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते मुझे इस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। और उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा की चली। मैं राहुल गांधी जी की भावना की इस बात के भी लिए कदर करता हूं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, एनएसयूआई की राजनीतिक जीवन से आगे आया। राजीव गांधी जी ने मुझे एनएसयूआई का राज्याध्यक्ष बनाया और जब हमें राज्याध्यक्ष बनाया उस समय देश के युवाओं को एनएसयूआई की मांग पर, राष्ट्रीय छात्र संगठन की मांग पर, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए 18 साल का वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने इस देश के युवाओं को दिया। ये क्यों दिया? ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। उसी समय इस देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जहां महिलाएं, उस समय के जो नेता है यहां मंच पर बैठे होंगे, लंबा घूंघट पहने रहती थी। राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संशोधन करके महिलाओं को पहले उसमें 73 में और 74 में संशोधन के माध्यम से 33% का आरक्षण किसी पार्टी की नेता और किसी पार्टी के नेता ने दिया, वो राजीव गांधी जी थे। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी के अथक प्रयासों से पंचायती राज संस्थाओं में आज महिलाओं को 50% का आरक्षण किसी पार्टी की सरकार ने दिया। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार थी। ये बदलाव समाज में परिवर्तन के बदलाव है, ये बदलाव इस देश में नई सोच का बदलाव है। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज एक सामान्य परिवार से राजनीति करके मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। हमने वादा किया था, प्रियंका गांधी जी एक छोटे से डेपुटेशन के पास हमारे सरकारी कर्मचारियों के पास गई और कहा, अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो जिन सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उन सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनों को एवं अधिकारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। हमारी पहली कैबिनेट हुई, हमें पता था देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8,000 करोड़ रुपया हमारा उनके पास फंसा है। हमने बजट का प्रावधान करवाकर जिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने इस देश में और इस प्रदेश की विकास गाथा लिखी, उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया ताकि वो 60 वर्ष के बाद अपनी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर सके। ये हमारी सरकार की कमिटमेंट थी। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी बहुत महान विचारधारा है, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। जब देश में
सुई तक नहीं बनती थी, देश ने 6 प्रधानमंत्री दिए। इस देश में जब देश आजाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच से बड़े बड़े बांध बड़े, भाखड़ा बांध उसका सबसे बड़ा सबूत है। जब हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं और सामने रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखें, जहां देश को बनाने की जरूरत पड़ी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिया। कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक सुबह का नाश्ता करके जब वो घर की चौखट से बाहर निकली, उन्हें ज्ञान भी नहीं होगा कि देश के आतंकवादी उनके छाती में 36 गोलियां दाग देंगे। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। राजीव गांधी जी देश की राजनीति में नहीं आना चाहते थे, उन्हें कांग्रेस जनों ने देश की राजनीति में लाया। और जब 5 साल बाद देश के आतंकवादियों ने उन्हें बम से उड़ा दिया, किसी को यह ज्ञान नहीं था उनका धड़ कहां गिरा, उनका सिर कहां गया। ये वो राजनीतिक परिवार है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जिन्होंने देश की आजादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। यही छत्तीसगढ़ शहर है जहां हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने, सीएलपी लीडर ने, उन्हें नक्सलवादियों ने बम से उड़ा दिया। वो सिर्फ देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते गए। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका इतिहास त्याग से भरा पड़ा है। हमें इस बलिदान और त्याग के इतिहास को साथ लेकर आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो देश को बांटने वाली नीतियां हैं, उसका जवाब 2024 में हम तभी दे सकते हैं जब हम अपनी विचारधारा को सशक्त करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और अंत में खड़गे जी को एक बात कहना चाहता हूं कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ये नई दिशा और नई राहें तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस और देश की संस्कृति को बचाने की संस्था हमेशा से चल महाअधिवेशन है में हमारे डेलीगेट्स, एआईसीसी मेंबर, आज मुझे गर्व है